गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स टॉपिक के ऊपर। तो देखें मैट्रिक्स क्या होती है। देखें मैट्रिक्स बच्चों हिंदी में इसे हम बोलते हैं आव्यूह। ठीक है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है? मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का और फंक्शंस का। यानी कि बेसिकली मैट्रिक्स क्या होती है? एक हमारे पास अरेंजमेंट होता है किनका? नंबर्स का और फंक्शंस का। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है किनका? नंबर्स का और फंक्शंस का। ठीक है। जिन्हें हम अरेंज करते हैं किनके अंदर? इन रोज एंड कॉलम्स के अंदर। तो देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए। बेसिकली ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है किसका? एक मैट्रिक्स का। इसके अंदर हम क्या करते हैं? नंबर्स को क्या करते हैं बच्चों? अरेंज करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स के अंदर। तो देखो कैसे, मान लो सपोज मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या कर रहा हूं? ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स का, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं? नंबर्स को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स। तो देखो ध्यान से रखना, ये वाली जो मैं लाइन खींच रहा हूं इन्हें कहा जाता है, यानी कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बच्चों हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रोज। और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं इस तरह से, ये क्या कहलाती है मेरे पास? वर्टिकल लाइंस। ठीक है। और इन वर्टिकल लाइंस को बच्चों हम कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। देखो समझिए क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? एक तरह से अरेंजमेंट होता है नंबर्स का और फंक्शंस का। मैट्रिक्स क्या करता है? एक अरेंजमेंट करता है किनको? नंबर्स को और फंक्शंस को। ठीक है। इन रोज एंड कॉलम्स, यानी कि पंक्तियों के अंदर और स्तंभ के अंदर। तो यानी ध्यान रखना, ये जो रोज हैं इनको कहा जाता है पंक्तियां, और ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनको कहा जाता है बच्चों स्तंभ। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची है इनको कहा जाता है रोज, यानी कि हिंदी में बोले तो पंक्तियां, और ये वर्टिकल लाइंस है इनको कहा जाता है हमारे पास स्तंभ। ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है। बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का और फंक्शंस को। इनको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? दूसरी बात, ये हमारे पास क्या होती है? बेसिकली अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इनको डिनोट किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स होंगी उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा क्या किया जाएगा? डिनोट किया जाएगा, इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बात समझ में आ गई हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है। और ये हमारे पास, ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली एक इनका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का। ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को? आगे देखो, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया हमारे पास क्या होता है। तो हम लोगों ने सीखा कि बेसिकली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है। जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स है। हमने क्या किया? इन नंबर्स को अरेंज कर रखा है, नंबर्स को अरेंज किया है रोज एंड कॉलम्स के अंदर। तो देखो हमने, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी रोज है हमारे पास? देखो चेक करो, 1 2 3, यानी कि 3 रोज है, और हमारे पास 1 2 3 यानी कि 3 हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है। तो मैंने यहां देखा कि सर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 रोज है, यानी कि 3 पंक्तियां हैं, और ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, यानी कि C1 C2 C3, और इन्हें क्या कहते हैं हम? स्तंभ। यानी कि हमारे पास 3 ही हमारे पास क्या है? स्तंभ है। ठीक है। आगे देखो मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं? ये हमारे पास जो नंबर्स हैं 9 8 7, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं हमारे पास? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं, यानी कि इसे हम बोलते हैं आव्यूह के अवयव। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, हम लोगों ने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का और फंक्शंस का,
जिन्हें हम अरेंज करते हैं किसके अंदर, रोज के अंदर और कॉलम्स के अंदर। यानी कि हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को यानी उन संख्याओं को और उन फलनों को व्यवस्थित करते हैं किसमें, एक पंक्ति के अंदर और एक स्तंभ के अंदर। तो स्तंभ और पंक्तियों में नंबरों को व्यवस्थित करने का जो ढंग है वही क्या कहलाता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे देखो, अब हम बात करते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो समझिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। मान लो बेसिकली ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं देखो समझिए। मुझे बताओ इसके अंदर कितनी रोज है हमारे पास। मैंने देखा 1 2 3 यानी कि 3 हमारे पास रोज है, यानी कि 3 हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं तो हमारे पास 3 पंक्तियां हैं। इसी तरह से कितनी वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं देखो 3, यानी कि 3 ही हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉलम्स है यानी कि स्तंभ है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो हम ये जो ऑर्डर मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम ये जो नंबर लिख रहे हैं वही क्या कहलाता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह की कोटि कहलाती है। बात समझ में आ गई आप सभी को। और एक और बात का ध्यान रखना है कि आव्यूह की कोटि हमेशा मुझे इसी जगह यानी इसी जगह पर मुझे मेंशन करनी है, कहीं और नहीं करनी है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं देख रहा हूं, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स है। इसका मुझे ऑर्डर बताना है यानी इसकी कोटि बतानी है। तो देखो क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ कितनी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन संभव है यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ कि सर हमारे पास इस तरह की 3 लाइन खींची जा रही है। तो इसे लिखेंगे हम R1 R2 और R3। तो 3 है तो यहाँ हमने लिखा 3, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितनी खींची जा रही है, तो मैंने देखा सर C1 C2 यानी कि 2 वर्टिकल लाइन खींची जा रही है, यानी कि हमारे पास केवल 2 आ रही है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2। तो इसका मतलब इस आव्यूह की जो कोटि है वो कितनी हो गई, 3/2। इसे हम क्या रीड करेंगे, 3/2। तो इस आव्यूह की जो कोटि है वो 3/2 है, यानी कि इसमें 3 रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, रोज को बेसिकली हम R के द्वारा डिनोट करते हैं और कॉलम्स को बेसिकली हम C के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, और ये बता रहा है हमारे पास फर्स्ट रो को, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। बात समझ में आ गई। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इसे हम कहेंगे पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे देखो, ये हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीख लिया। अब आगे देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अगला टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार, यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो देखो बच्चों आव्यूह के प्रकार क्या होंगे समझते हैं। पहला हमारे पास टाइप आता है बच्चों रो मैट्रिक्स। देखो नाम से पता लग रहा है, यानी कि पंक्ति आव्यूह। क्या होती है पंक्ति आव्यूह, देखो ध्यान से समझना कि मीन्स एक ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। ठीक है, मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो होगी, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन रो हमारे पास हमेशा 1 होगी। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। देखो समझिए 1 2 3 4। ठीक है, तो बेसिकली मैं देख पा रहा हूं इसमें केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा रही है, तो इसलिए हमेशा इसमें 1 रो होगी। और हमारे पास कितनी वर्टिकल लाइन खींची जा रही है, देखो 1 2 3 और 4, यानी कि 4 इसमें वर्टिकल लाइन खींची जा रही है इसमें। तो क्या हो जाएगा 1/4। बात समझ में आ गई। तो यानी कि इसमें हमारे पास 1 रो है और 4 हमारे पास कॉलम है। इस वजह से हम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ में आ गई सभी को। आगे देखो, आगे देखो
आगे देखो इसमें क्या आता है। अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इसे हम बोलते हैं बच्चों स्तंभ आव्यूह। क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। देखो नाम से पता लग रहा है, जैसे कॉलम में किया था उसी तरह से हमारे पास स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर भी आ जाएगा। यानी स्तंभ आव्यूह में क्या होगा कि एक ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, यानी एक ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, ऐसी आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो समझिए, मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो मैंने 1 2 3, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी कॉलम्स हैं हमारे पास? केवल 1 कॉलम्स है। और रोज कितनी है? 3। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी खींची जा रही है? 1 2 3, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है। और कॉलम के अंदर क्या होगा? केवल एक लाइन खींची जा रही है, तो इसे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रोज आप कितनी भी कह सकते हो, कितनी भी ले सकते हो। तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आगे देखो, इसके बाद में हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं वर्गाकार आव्यूह। बेसिकली ये क्या होती है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना कि वर्गाकार आव्यूह क्या होती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो समझिए, सपोज मेरे पास मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? आपस में इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। देखो चेक करो, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर? देखो मैं देख रहा हूं 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज है 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? देखो 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, यानी कि इसमें 3 तो हमारे पास पंक्तियां हैं और 3 ही हमारे पास यहाँ क्या है? स्तंभ है। तो ऐसी आव्यूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसी आव्यूह जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो। तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगला देखो, अगला है बच्चों हमारे पास बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है समझिए। इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों विकर्ण आव्यूह। क्या कहते हैं इसे? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बात और लिखना चाह रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे को ध्यान में होनी चाहिए कि ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? एक वर्गाकार आव्यूह होनी चाहिए, तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखो जरा क्या होगा, मान लो सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या खींचा? एक डायगोनल खींच ली। क्या खींच ली? मैंने एक डायगोनल खींच ली इस तरह से। और मैंने देखा कि सर यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, क्योंकि ये पहली कंडीशन ये होती है कि ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे इस
इस मैट्रिक्स के अंदर वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। तो वो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट हमारे पास हों और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि बिना डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, हमारे पास जीरो जीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, विकर्ण आव्यूह कहते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, और ये सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो देखो जरा, एक मैट्रिक्स और ली मैंने, जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 5 7 और 8। मुझे इसे डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो क्या होगा, मैंने इसे यहाँ पे सबसे पहले एक डायगोनल खींची इस तरह से, ठीक है, और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सभी को क्या कर दो आप, जीरो जीरो कर दो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के, सॉरी ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, इसे ये जो डायगोनल वाली जो एलिमेंट्स हैं इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, यानी कि मुख्य विकर्ण। क्या है ये, हमारे पास एक मुख्य विकर्ण है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। और ये हमारे पास देखो 2x2 ऑर्डर का है, और ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की हमने क्या सीखा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होगी, पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स के अलावा जितने भी हमारे पास रिमेंबर एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों अदिश आव्यूह, ठीक है। अदिश आव्यूह क्या होती है समझिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक वर्गाकार आव्यूह होनी चाहिए, तभी हम स्केलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो क्या होगा, सपोज मैंने मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मुझे क्या करना है, स्केलर मैट्रिक्स बनाना है। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे खास बात क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि वर्गाकार आव्यूह होनी चाहिए, हमने बना दी। दूसरी बात हमारे को क्या ध्यान रखनी है कि जो भी डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे मैं भी एक क्या खींचूंगा, एक डायगोनल खींचूंगा। तो मैं अगर एक डायगोनल यहाँ बनाता हूं, ये मैंने डायगोनल बना ली, तो स्केलर मैट्रिक्स ये कहती है कि जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे होने का मतलब है, सपोज मैंने यहाँ पे ये 5 है, मैंने यहाँ भी 5 कर दिया, और ये जो 9 है ये भी मैंने 5 कर दिया। तो ये एक जैसे होनी चाहिए, यानी कि एक इक्वल होने चाहिए ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स। और जो नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, मेरे पास जीरो होने चाहिए। यानी 2 को हटा के मैंने लिखा 0, 3 को हटा के मैंने लिखा यहाँ 0, 6 को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया 0, 4 और 7 को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया 0, 8 को हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, यानी कि एक अदिश आव्यूह होती है। तो अदिश आव्यूह की क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, हमारे पास जीरो होनी चाहिए। तो ऐसी आव्यूह को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? नो डाउट। आगे देखो, अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं, इसे हम तस्मक आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में से तस्मक आव्यूह कहते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखो समझिए कि मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है। सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे को ध्यान रखनी है कि ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए,
कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक वर्गाकार आव्यूह होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, तो मैंने क्या किया, मान लो सपोज एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाई। मुझे क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो भी हमारे पास डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि मैं लिखने वाला हूं, जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 1 होने चाहिए। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 1, यानी इकाई होनी चाहिए, यानी कि 1 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 है तो 5 को हटा के 1 कर दिया, 9 को हटा के 1 कर दिया। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो डायगोनल के अंदर जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या होने चाहिए? हमारे पास 0 होने चाहिए। तो मीन्स ये 2 को हटा के मैंने क्या कर दिया? 0। 3 को हटा के मैंने 0 कर दिया, 6 को हटा के मैंने 0 कर दिया, 4 और 7 को हटा के मैंने 0 कर दिया, 8 को हटा के मैंने इसको 0 कर दिया, और यहाँ मैं इसका ऑर्डर मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी कि तस्मक आव्यूह कहलाएगी। तो तस्मक आव्यूह क्या कहती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है वो 1 1 होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए? हमारे पास 0 होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 5 7 और 2। मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक डायगोनल खींची, ठीक है, और यहाँ पे 2 की जगह मैंने लिख दिया 1, और इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 0 0। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? कैपिटल आई। बात समझ में आ रही है? थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को हटाकर यहाँ मैं लिख दूंगा आई, और यहाँ भी ए को हटाकर मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? आई। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उतना ऑर्डर यहाँ मेंशन किया जाएगा। तो मैंने लिखा सर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे I3। यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ आ जाएगा I2। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। बात समझ में आ गई आप सभी को? आगे देखो, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखो, आगे हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है समझते हैं। इसे हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। देखो बच्चों, नाम से पता लग रहा है क्या होता है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव हमारे पास 0 0 हो। देखो 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये हमारे पास मान लो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, यानी कि देखो 2 रोज आ गई और वो हमारे पास 3 कॉलम्स आ गए, यानी कि 2 पंक्तियां आ गई और हमारे पास 3 हमारे पास स्तंभ आ गए। ठीक है, और ध्यान रखना बेसिकली जीरो मैट्रिक्स को एक बड़े जीरो के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे इस ए को हटा के हम लिख सकते हैं ये तरह 0। इसी प्रकार ये भी हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती है, एक जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, एक मैट्रिक्स हम बीच में बताना मैं रिमेंबर भूल गया, मैं इसे वापस समझाता हूं, जिसे हम बोलते हैं बच्चों आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह,
अब आयताकार आव्यूह क्या होती है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान रखना है, यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आयताकार आव्यूह कहते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो समझिए, मान लो सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो चेक करो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे 2, यानी कि पंक्तियों की संख्या है यहाँ पे 2, और स्तंभ कितने देखो चेक करो 1 2 3 4, यानी कि स्तंभ है हमारे पास 4, यानी कि 2 पंक्तियां हैं और 4 हमारे पास क्या है, स्तंभ है। तो ऐसी आव्यूह को क्या कहा जाता है, आयताकार आव्यूह कहा जाता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयताकार आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, खुदा हाफिज़।